चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की तैयारी आप सब लोगों का अच्छा चल रहा होगा। और जो हम हिस्ट्री के समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर पे आए थे, वो आज इसका पार्ट 3 वीडियो है। और प्रयास ये रखते हैं कि आज के वीडियो में ही इस चैप्टर को निपटा लेंगे। एकदम दिमाग में इतना टारगेट बैठा लेना, क्योंकि हम तो आज बैठा करके आए। क्योंकि आपको इससे पहले की कक्षा प्रकाश के प्रवर्तन भी शुरू हो चुका फिजिक्स, तो इधर हिस्ट्री को भी तेजी से ही लेकर के चलना है। ठीक है, तो लगातार ताबड़तोड़ आपको क्लास मिलता रहेगा। मैथ वाले चैप्टर में चौथा 4.5 चैप्टर का लगभग 19-20 तक प्रश्न उसका भी कंप्लीट हो चुका है। तो एकदम लगातार मन चित से एकदम लगे रहिए। और आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद देख करके ही जो जुनून हमें मिल रहा है, इसीलिए लगातार हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो समाजवाद और साम्यवाद, आओ बाबू, और इस चैप्टर पे हम चर्चा करते हैं। समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर पर, जैसा कि समाजवाद चैप्टर में हमने आपको शुरू से ही पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में एक ही बात को बार बार चर्च किए हैं। अगर कोई विद्यार्थी जो तीनों वीडियो अगर देखे होंगे, वो निश्चित है कि हमारी बातों को ज्यादा पकड़ रहे होंगे। ठीक है, आपसे में से अगर कोई पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो जा करके भी अवश्य देख लें। ऐसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, समाजवाद कहने का मतलब हम आपको क्या बताए थे कि समाज में एक ऐसी विचारधारा जो सभी व्यक्ति को समान वैल्यू दे, ऊंच नीच ना हो, वही समाजवाद है। और समाजवाद की विचारधारा जो उत्पन्न पहले हुआ, इससे पहले हम आपको यूरोप महादेश की बहुत सारी कहानियां बताए थे पार्ट 1 वीडियो में। और हम पॉइंट्स पे आते हैं कि समाजवाद विचारधारा उत्पन्न में 6 व्यक्ति का हम आपको नाम बताए थे। समाजवाद की विचारधारा उत्पन्न कैसे हुआ, इसमें औद्योगिक क्रांति का क्या योगदान था। तो इसमें हमने क्या बोला कि फैक्ट्री खुलना शुरू हुआ, अर्थात इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति, अर्थात यूरोप महादेश में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो जो भी पूंजीपति अर्थात जिनके पास पैसा था, वो फैक्ट्री खोलना शुरू किया, तो वो पूंजीपति वर्ग कहला गए। और जिनके पास पैसा नहीं था, वो उस फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा। तो जो उस फैक्ट्री में जाके काम करने लगा, वो मजदूर वर्ग हो गया। ठीक है, काफी लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं चलती रही। पूंजीपति वर्ग अर्थात मिल के मालिक या जो फैक्ट्री लगाए हैं, उसका शोषण मजदूरों पर बढ़ता गया। ठीक है, तो शोषण बढ़ता गया। जब फिर मजदूर लोग का शोषण काफी तेजी से बढ़ा, तो उसमें एक विचारधाराएं उत्पन्न हुई, वो मजदूर सभी व्यक्ति में मिला करके, और उसी को ही समाजवाद कहा जा रहा। क्योंकि जब सभी का मांग एक हो कि हमारा अधिकार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, ऊंच नीच कम हो, इसमें इसके विचारक में बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे, जैसे सेंट साइमन, फॉरियर, कार्ल मार्क्स वगैरह थे। 6-7 व्यक्ति का नाम हमने आपको बताया। तो कार्ल मार्क्स के पहले जितने भी इस समाजवाद के विचारक थे, उसको यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में छपता है, पार्ट 2 वीडियो में हमने आपको बताया, यूटोपियन समाजवाद उसको कहते हैं। और कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, जो कि हम कार्ल मार्क्स के समाजवाद सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा। कार्ल मार्क्स के परिचय पढ़े थे हमने सेकेंड वीडियो में, और उसमें लास्ट में किसी कारणवश वीडियो रुक गया था, क्योंकि अभी लाइव क्लास हम ले नहीं पा रहे। आप सब लोग का प्यार और आशीर्वाद अगर बना रहा तो अवश्य ही लाइव क्लास में भी आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने पॉइंट्स इतना तक बता दिए थे कि सिर्फ कार्ल मार्क्स के 2 गो संघ है, अंतरराष्ट्रीय संघ 2 गो। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के अंतरराष्ट्रीय 2 संघ है, उस संघ को हमें आज पहले पढ़ना है। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति में भी एंट्री आज ले लेंगे। ठीक है, तो लमसम हम आपको अगर एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक को हम अगर देखें, तो 26 या 27वां पेज में हम वही 2 पॉइंट्स दिया है, मार्क्स के प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, यहां तक पहुंच चुके हैं। और इस चैप्टर में टोटल पेज कितने 37 तक दिए हैं, 38 39 है, 39 पेज है। मतलब मिला के अगर आज अगर पार्ट 3 में अगर वीडियो समाप्त हुआ, तो सोच लीजिए कि 27 से 39 मतलब 12 पेज समथिंग है। ठीक है, तो वो हमारे स्टेमिना पे निर्भर करती है कि आपको किस तरीके से हम समझा पा रहे हैं। क्योंकि आपको समझने से पहले हमारे अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं। अगर पार्ट 3 में निपट गए तो ठीक है, नहीं तो पार्ट 4 में निपटेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का तो एक दंगल चलेगा ही चलेगा लंबा। चलिए,
तो आइए और चलते हैं हम समाजवाद वाले में जो कहानी बताए उस पे। और उसके बाद हम क्या बोले थे कि इसमें कार्ल मार्क्स के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संघ, अर्थात 2 अंतरराष्ट्रीय संघ कार्ल मार्क्स भाग लेते हैं और उसमें देखेंगे कि कौन कौन अंतरराष्ट्रीय संघ में क्या क्या होता है, ये सभी चीज। ये चैप्टर खत्म होते ही कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर के चैनल पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी भी अवेलेबल उसी पे है, मिल नहीं जाएंगे, वहाँ ऑलरेडी ये पहले से अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम किस तरीके से पढ़ाए हैं, किस तरीके से पढ़ाएं। ये सब लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, ये सभी कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवादी के विचारक थे, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में हमने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से। तो हो चुके हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत आपको हम बताए थे, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स का परिचय के बारे में आपको बताया गया है। 6 इसके चरण थे, यही 6 चरण पे कल वीडियो भी शायद लास्ट हुआ था, ठीक है। पूंजीवादी युग थे, समाजवादी युग थे, साम्यवादी युग थे, ये पॉइंट्स यहाँ से हमें आज चलना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स पॉइंट्स क्या हमारा कहता है प्यारे बच्चे, कार्ल मार्क्स क्या पॉइंट्स कहता है कि मार्क्स तथा प्रथम और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा 2 अंतरराष्ट्रीय संघ में भाग लिया गया है, जो कि पहला क्या है, पहला कार्ल मार्क्स का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ और फिर दूसरा अंतरराष्ट्रीय संघ, जो कि यहाँ सबसे पहले पॉइंट्स यही आता है प्यारे बच्चे कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ, 1864 ईस्वी में। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ 1864 में हुआ। देखिए क्या हुआ था इसमें, अच्छे तरीके से पॉइंट्स हम आपके लिए लाए हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए स्थापना 1864 ईस्वी में समाजवादी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। जैसे समझ लीजिए, इससे पहले जो भी यूटोपियन समाजवाद के जो भी व्यक्ति लोग शामिल थे, ऐसे कोई इंटरनेशनल कोई एको संगठन नहीं बनाया गया था। लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवादियों के लिए अतः समाजवादी के विचारधारा ऊपर बढ़े, सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण घटना के रूप में, मतलब समाजवादी व्यक्ति, वही चीज हम आप फिर से कहानी हम पीछे ले जाकर सुना रहे कि जो पूंजीपति वर्ग लोग मजदूर लोगों का शोषण करने लगा और मजदूर लोगों में जो एक भावना उत्पन्न हुआ, तो आंदोलन करेगा मजदूर लोग, क्योंकि पूंजीपति लोग ऐसे ही उसको छोड़ नहीं देंगे। तो समाजवादी अपना मांग के लिए, बराबर अधिकार की मांग के लिए आंदोलन करना शुरू करता, ठीक है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स के द्वारा 1864 ईस्वी में समाजवादी आंदोलन के इतिहास में एक पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया जो इंटरनेशनल था, और 1864 ईस्वी में सिर्फ समाजवादी के लिए, अर्थात श्रमिक लोग, मजदूर लोगों को बराबर अधिकार दिलाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कार्ल मार्क्स के द्वारा 1864 में एक संघ बनाया गया, ठीक है बाबू। इसको आपको दिमाग में होंगे। तो अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ दे कि समाजवादियों के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, इसका श्रेय किसे दिया जाएगा, तो कार्ल मार्क्स को दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1864 में कार्ल मार्क्स ने ही अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। देखिए अच्छा, मार्क्स क्या सोचता था ये आप सोच लीजिए कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में वो अपना विचार रखेंगे ना, क्योंकि एक विचारक है, तभी तो श्रमिक लोग या जो भी व्यक्ति उनको फॉलो करेगा ना। तो उनके विचार क्या क्या था, तो देखिए विचार क्या थे कि मजदूरों की अपनी मुक्ति स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त करनी होगी। वो ऐसा बता रहे हैं सभी मजदूर को कि देख भाई, अगर तुमको जीवन में मुक्ति चाहिए, अर्थात पूंजीपति से आजादी चाहिए, तुमको मजदूर लोग को बराबर अधिकार चाहिए, तो इसके लिए प्रयत्न तो करना तेरे को पड़ेगा। तो स्वयं के प्रयत्न से ही ते प्राप्त कर सकता है बराबर अधिकार, अन्यथा तुम्हारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति आके प्रयत्न नहीं कर सकता। ऐसा कार्ल मार्क्स बता रहे मजदूरों के लिए कि तुम स्वयं के प्रयत्न से ही अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हो। ये पहला विचार था। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक उत्पादन के साधन का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहेगा, तब तक श्रमिक की स्थिति में सुधार संभव नहीं।
ई पॉइंट सबसे दमदार है बबुआ। मतलब कोई भी फैक्ट्री, क्योंकि वस्तु का उत्पादन कहाँ होगा? फैक्ट्री में। अगर कोई भी फैक्ट्री के मालिक अगर कोई खास व्यक्ति है तो मजदूर की स्थिति कभी सुधरने नहीं देगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए कोई भी उत्पादन अगर जो फैक्ट्री में हो रहा है उसका स्वामित्व तो सरकार के हाथों में होना चाहिए, कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के हाथ में कोई भी फैक्ट्री के मालिक अगर व्यक्तिगत अगर बना हुआ रहेगा तब मजदूर का शोषण होगा ही होगा। इसलिए फैक्ट्री का मालिक सरकार के हाथों में होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत हाथों में नहीं होना चाहिए। और जब तक अगर व्यक्तिगत हाथ में रहेगा तब तक मजदूर की स्थिति सुधार कभी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? पहला पॉइंट मजदूरों को उकसा रहा है कि देख तुम्हारी खुद की लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, मजदूरों की स्थिति तभी सुधरेगा जब उत्पादन के साधन में स्वामित्व या अधिकार किसी व्यक्तिगत के हाथों में ना होकर के सरकार के हाथों में जब होगा तब जाके मजदूर की स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा। ये कार्ल मार्क्स प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की उसकी विचारधाराएं चल रही है। फिर इसका अंतिम लक्ष्य क्या था? कि पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए, क्योंकि जब तक पूंजीवादी का विनाश नहीं होगा तो वो श्रमिक का शोषण करना बंद नहीं करेंगे। ठीक है ना? मतलब मिला जुला के पूरी पापड़ अगर बेल की बात हम करें बाबू, तो रिजल्ट उतने चल रहा कि पूंजीपति जो उद्योग खोल रहे हैं वो मजदूरों का अधिकार दे। मजदूर को कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में? तुमको अधिकार छीनना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, तुम इस तरीके से मांग रखो ना कि कोई भी उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। तभी जाकर के तुम्हारी मजदूरों की स्थिति सुधरेगी। और अंतिम इसकी विचारधाराएं क्या थी? कि पूंजीवादी का नाश। ठीक है? क्योंकि जब तक पूंजीवादी का विनाश नहीं होगा मजदूर की स्थिति नहीं सुधरेगी। इसके लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में वह नारा भी दी। ठीक है ना? और नारा क्या था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। नारा समझो कितना पावरफुल है। अधिकार अगर तुमको चाहिए तो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। मतलब तुमको जब तक अधिकार नहीं मिल जाता है कोई काम नहीं है तुम्हारा। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। मतलब तुमको अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। ये बात यहां कहा जा रहा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अकर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये नारा दिमाग में सेटअप कर लो, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है और 1864 ईस्वी प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में यह नारा दिया गया। क्यों हुआ था? क्योंकि समाजवादी आंदोलन अर्थात समाजवादियों की विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कार्ल मार्क्स का योगदान था इसमें। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको कार्ल मार्क्स के प्रथम अंतरराष्ट्रीय आंदोलन अवश्य याद हुए होंगे। ठीक है? क्योंकि इसमें 3 गो विचारधाराएं लिखना है, एक नारा लिखना है और इसकी स्थापना कब हुआ था जो लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए डन करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा दूसरी अंतरराष्ट्रीय संघ। तो पहला 1864 और दूसरा 90 से एक कम 1889 अर्थात प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कार्ल मार्क्स के द्वारा 1864 में किया गया और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में किया गया। तो पहले में हमने 3 विचारधाराएं देखे और नारा देखे कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अब चलते हैं दूसरे अंतरराष्ट्रीय संघ में क्या बातें कही जा रही है जो देखिए। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन के दौरान द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। ये तो दिमाग में बैठ गया होगा। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में पेरिस में एक सम्मेलन हो रहा था। उसी सम्मेलन के दौरान द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की क्या हो गया? स्थापना हो गया। इसमें लगभग 20 देश के 400 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, तो दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि भी याद रखना कि दूसरे अंतरराष्ट्रीय संघ में कितने देश भाग लिए थे? तो 20 देश भाग लिए थे और प्रतिनिधि लगभग कितना था? तो 400 प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे। इसका मुख्य निर्णय क्या हुआ? मुख्य निर्णय अर्थात द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में जो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ उसका मुख्य निर्णय क्या हुआ?
तो निर्णय ई हुआ कि 1 मई को मजदूर वर्ग की एकता के लिए एक दिवस मनाएंगे। ये दिमाग फेमस कर रख लो, क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उस दिन ही तय हुआ कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम सब लोग मनाएंगे। किस लिए? कि ताकि सभी मजदूरों में एकता की भावना जागा रहे। और क्यों हम मजदूर दिवस मनाते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा प्रत्येक साल एक दिन तो चलना चाहिए। ये दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ में ये बात कही जा रही कि 1 मई को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग रखी गई। मतलब मजदूर लोग 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिएगा, मजदूरों का मांग, समाजवादियों का मांग पूंजीपति को दबाने के लिए क्या कही जा रही है कि साल में एक दिन 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे और 24 घंटा में मात्र 8 ही घंटा काम करेगा मजदूर, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं करेगा। फिर दूसरा देखिए, संघ का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, जो इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना की गई, उसका मुख्यालय बनाया गया ब्रुसेल्स में बनाया गया, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी थी। जैसे क्या क्या उपलब्धि थे, कौन से? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में, कौन से? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में उपलब्धियां क्या थी? तो 1 मई 1890 को, ये बात समझ रहे हो ना, क्योंकि 14 जुलाई 1889 ईस्वी को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था और उसके बाद 1 मई, तो 89 के बाद 90 ही आएगा। तो 1 मई 1890 ईस्वी को यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। क्यों किया? क्योंकि 1 मई को ही मनाना था मजदूर दिवस और ये बात तय हो चुका था 14 जुलाई 1889 ईस्वी को, जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, उसी दिन ये तय हुआ था कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे। और जब 1 मई 1890 ईस्वी आया तो यूरोप और अमेरिका के बहुत से जगह पर मजदूरों ने क्या कर दिया? हड़ताल और प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है ना। क्योंकि पूंजीपति लोग तो ऐसे मानेगा नहीं ना कि वो तो एगो संगठन हुआ था इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ, उसमें लगा कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका ऐसा उसका सोचना गलत था, ठीक है ना। तो इसलिए 1 मई याद रखिए 1890 में हड़ताल हुआ यूरोप और अमेरिका में, और उसके बाद ही प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में बैठा लीजिए एकदम ठोक पीट के कि 2026 बोर्ड में छपने वाला प्रश्न कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो उसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हो गई। दूसरी बातें क्या कहा जा रहा है? सैन्यवाद और युद्ध के विरुद्ध आंदोलन हुआ, ठीक है। युद्ध के विरुद्ध में क्या चले? आंदोलन चले। तीसरी पॉइंट, सभी राष्ट्र को समानता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अधिकार पर बल दिया गया। क्यों? क्योंकि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ में किसी एक देश की बात नहीं कही जा रही है, सभी देश की बात कही जा रही है, और सब में सभी व्यक्ति को क्या चाहिए? समानता चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए बराबर तरीके से, और साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता उसको चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पूंजीवादी हो या मजदूर हो, सभी को अधिकार चाहिए, बराबर चाहिए, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धियां। तो ये दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ के बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ के बाद अगले पेज, अगर अर्थात पेज नंबर 28 आप देख रहे हैं, तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति की कहानी दी गई है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम बता देते हैं बोल्शेविक क्रांति हुआ कब? नवंबर 1917 ईस्वी में। किस देश में हुआ? रूस में हुआ। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? लेनिन के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय उस समय का सम्राट होते हैं रूस का, ठीक। चलिए, अब हम आते हैं प्रश्न पे। देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति या नवंबर 1917 के क्या प्रमुख कारण थे। मतलब दिमाग देखिए, क्वेश्चन पहले ही जैसे कि हमने बेसिकली आपको बताया ना कि रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 ईस्वी में। किस देश में हुआ? रूस में हुआ, ठीक है। उस समय वहां के सम्राट कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय वहां के सम्राट थे। फिर हमने क्या बोला कि किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ?
तो लेनिन के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब यहां देखिए प्रश्न इसीलिए वो पूछ क्या दिया कि जो क्रांति हुआ, प्रश्न क्या पूछ रहा कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति या जिसको नवंबर 1917 के प्रमुख कारण क्या थे, ये बोल्शेविक क्रांति क्यों हुआ। ठीक है, ये कारण पूछ रहा क्योंकि वहां के कारण हम समझेंगे ना कि ये क्रांति कहाँ हुई है, रूस में हुई। देखिए क्या कहा जा रहा कि क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, चलिए कारण क्या थे, तो सबसे पहला कारण इसका देखो, जार निकोलस द्वितीय की तानाशाही। हमने आपको पहले ही बोला ना कि जो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ प्यारे बच्चे, उस समय रूस के सम्राट कौन थे, जार निकोलस द्वितीय थे। तो जार निकोलस जो द्वितीय थे उसके तानाशाही सरकार था। कैसी सरकार थी, तो तानाशाही सरकार था। देखिए हुआ क्या कि रूस में जार शासक, मतलब जार का मतलब जान रहे हो क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है तो सम्राट होता है। जार का मतलब क्या होता है, सम्राट, ये रूस में कहे जाते हैं। ठीक है ना, जार के मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न घड़ा का पानी वगैरह वगैरह कुछ करके देता है, तो इसको हम सब क्या बोलते हैं, जार का मतलब बोलते हैं सम्राट बोलते हैं, राजा बोलते हैं। ठीक है ना, जार का मतलब क्या बोला जाता है, तो सम्राट बोला जाता है। सम्राट सबसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे वो अत्याचार बढ़ता जा रहा था और वे जनता की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। कौन, जार निकोलस द्वितीय। क्योंकि पहले क्रांति का कारण समझना है, तो पहली हम कारण आपको बताएं क्या कि जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था, वो जनता की स्थिति पे ध्यान नहीं दिया और इस वजह से उसके समय में क्रांति हुआ। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या बोला जा रहा, प्रथम विश्व युद्ध। पूछिए क्यों, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में होता है और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ। तो देख रहे हैं ना, इसी के बीच में 1917 है जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो इसीलिए कहा जा रहा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, रूस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था जिससे जनता पर आर्थिक और सामाजिक संकट भी बढ़ गया। ये बात तो सही है क्योंकि रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। अब युद्ध में अगर वो शामिल है तो आर्थिक और सामाजिक संकट तो अवश्य ही उसके ऊपर पड़ा। तो ये प्रथम विश्व युद्ध भी पहले जो बोल्शेविक क्रांति पे महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए तीसरी पॉइंट क्या कहा जा रहा है, तीसरा पॉइंट आर्थिक असमानता, अर्थात जमींदार जो है, पूंजीपति है और श्रमिक के बीच बहुत अधिक आर्थिक असमानता थी जिससे जनता में असंतोष था। मतलब कहने का मतलब जमींदार के पास ज्यादा धन है, संपत्ति है, खेत है, पूंजीपति के पास ढेर सारा पैसा है और श्रमिक लोग मजदूरी कर रहा, तो इन तीनों में काफी ज्यादा अंतर था। तो जनता तो समझ रहे हैं कि आंदोलन करेगा ही करेगा। हम दिमाग में बैठाइएगा कि हम बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति के लिए 3 पॉइंट बताएं आपको। पहला, जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासक, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध और तीसरा जमींदार और पूंजीपति और श्रमिक के बीच में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता। ठीक है, दिमाग में नोट करते आप चलिएगा। आ जाइए फिर अगला क्या पॉइंट, चौथा कह रहा केरेंस्की सरकार की असफलता। देखिए हुआ क्या, मार्च 1917 ईस्वी के क्रांति के बाद अस्थायी सरकार बनी लेकिन यह जनता अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी। मतलब एक सरकार भी मार्च में, जैसे मार्च 1917 जब देखते हैं ये हुआ ना, मतलब हल्का फल्का आंदोलन जब शुरू हो गया 1917 में, तो जार निकोलस द्वितीय उनका विफल हो गया। उसके बाद वहां पर एक अस्थायी सरकार बना लेकिन वो भी सरकार अच्छा से नहीं चल पाया। इसीलिए तो यहाँ बोला जा रहा केरेंस्की सरकार की असफलता। केरेंस्की सरकार भी वहां बनी लेकिन वो भी असफल रही। ठीक है, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि लेनिन लेनिन और बोल्शेविकों की भूमिका। देखिए इस आंदोलन में लेनिन की क्या भूमिका थी, वही बात तो हमने आपको बताया कि लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा देकर किसान और श्रमिक को संगठित किया और क्रांति का नेतृत्व किया। मैं तो ऑलरेडी पहले ही आपको बताए थे कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 रूस में हुआ। उस समय वहां के राजा सम्राट या जार जिसको कह रहे हैं, जार निकोलस द्वितीय था और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया। तो वही बात यहाँ लेनिन ने एक नारा दिया, क्या, शांति रोटी, शांति रोटी भूमि।
मतलब भूमि, भूमि चाहिए, शांति चाहिए और रोटी चाहिए। तो भूमि, शांति, रोटी का नारा दे करके लेनिन उस आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए लेनिन, और इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति हुआ। क्या आप बताइए हमें प्यारे बच्चों, क्या बोल्शेविक क्रांति के कारण आपके दिमाग में नहीं बैठा कि जैसा कि हमने बताया, क्या पहला कारण क्या बताया, पहला कारण क्या बताया, जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन, यही ना पहला पहला कारण आपको क्या बताया कि जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासक, क्योंकि उसके समय में जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। दूसरा कारण क्या बताया, प्रथम विश्व युद्ध भी कारण था बोल्शेविक क्रांति का। क्यों? क्योंकि रूस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, जिसे आर्थिक और सामाजिक संकट आती गई। तीसरा कारण हम क्या बताएं आपको, तीसरा कारण क्या बताया, जमींदार, पूंजीपति और श्रमिक के बीच में आर्थिक असमानताएं काफी ज्यादा था, ये बताया हमने। चौथा पॉइंट क्या बताया आपको, चौथा पॉइंट क्या बताया थे, पचमा तो लेनिन और बोल्शेविक दल, क्योंकि लेनिन भूमि, रोटी दो और शांति का नारा दे करके लेनिन बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता बन जाते हैं। और चौथा पॉइंट के क्या जिक्र किए थे, केरेंस्की एक सरकार भी बनी मार्च 1917 ईस्वी में, रूस में एक सरकार बनी थी, लेकिन वो सरकार अस्थायी था, जो भी अच्छे तरीके से शासन नहीं चला सका। ये 5 कारण हम आपको बताएं बोल्शेविक क्रांति होने के कारण, ठीक है। तो ये तो कारण तो बोल्शेविक क्रांति हो गया, चलिए बहुत अच्छे, लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, लेनिन। इसीलिए सेकंड प्रश्न हम उससे संबंधित क्या बनाए हैं कि लेनिन ने रूस में बोल्शेविक सरकार स्थापित करने के लिए किस प्रमुख कदम को अपनाया था। मतलब ये बात तो तय है प्यारे बच्चे कि रूस की स्थिति जो अभी बोल्शेविक क्रांति से पहले है वो बद से बदतर है, ठीक है, क्योंकि सरकार अच्छे से समाज चला नहीं सकता, सरकार चला नहीं सकती। जार निकोलस द्वितीय एक सरकार और बना केरेंस्की, वो भी अस्थायी सरकार था जो असफल ही रहा। पूंजीपति के पास ढेरे पूंजी है, जमींदार के पास ढेरे जमीन है, और मजदूर और किसान वर्ग लोग नीचे हैं। तो मजदूर और किसान वर्ग लोग आंदोलन करेगा ही करेगा, ठीक है। आर्थिक संकट भी है रूस में। उस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है, लेनिन है, ठीक है। रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917 की क्रांति, सब वही है। उसका नेतृत्व करने वाला कौन है, लेनिन हो गया, ठीक है। अब यहां वही बात सेकंड प्रश्न में पूछ रहा, पहला तो कारण हमने आपको बता दिया, सेकंड प्रश्न में वही चीज पूछ रहा कि लेनिन ने रूस में बोल्शेविक सरकार की स्थापित करने के लिए कौन से कदम अपनाए, क्या कदम उठाया, जो पूछ रहा है। तो यहां देख लीजिए बताया क्या जा रहा कि लेनिन ने बोल्शेविक सरकार की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं। अब कौन कौन कदम उठाए हैं जो देखते हैं। तो सबसे पहला वो काम क्या किए थे, जो देख लीजिए, लेनिन के द्वारा अस्थायी सरकार का तख्ता पलट। मतलब केरेंस्की उस समय मार्च 1917 में जब जार निकोलस द्वितीय की सरकार हटी तो केरेंस्की का सरकार वहां बना, तो वह एक अस्थायी सरकार था। कैसी सरकार थी, अस्थायी। तो उसका तख्ता पलट किया, मतलब उसको पद पे से हटाया गया। कैसे, जो देखिए, तो बोल्शेविक ने सरकारी भवनों और रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया, जिससे अस्थायी सरकार गिर गई। ये बोल्शेविकों मतलब समझ रहे हैं, बोल्शेविकों मतलब समझ रहे, वहां के व्यक्तियों का इस शब्द से उच्चारण किया जा रहा है कि बोल्शेविकों ने जो इस आंदोलन में जो व्यक्ति, मजदूर और श्रमिक लोग भाग लिए थे, वह सरकारी भवन पर कब्जा कर लिया। आज जब सरकारी भवन पर कब्जा कर लिया तो अस्थायी सरकार गिर गया। ये दिमाग किसका था, लेनिन का। तो सबसे पहला काम सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। बात को दिमाग में बैठाते चलिएगा। दूसरी पॉइंट क्या था, ब्रेसट लेटोवस्की की संधि। तो 1918 ईस्वी में एक संधि हुआ, देखिएगा सुनिएगा, किसके साथ, लेनिन ने जर्मनी के साथ एक संधि करके रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाला सबसे पहले। क्योंकि इस संधि को तो दिमाग आप वीवीआई पॉइंट से प्यारे बच्चे आपको भविष्य में भी ये बात जानना चाहिए, और नहीं तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ना, और आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे, आप उससे ये प्रश्न पूछ के देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध से जो रूस बाहर हुआ था वो कौन संधि के द्वारा बाहर हुआ था, नहीं बताएगा। और वो यही संधि है, बेस्ट लेटोवस्क की संधि। तो बेस्ट लेटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में
रूस और जर्मनी के बीच में हुआ, और जर्मनी से वह बातें हुई इस संधि में कि हम प्रथम विश्व युद्ध में अब भाग नहीं है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हो गया, और ये काम किया कौन? लेनिन के द्वारा किया गया। ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध बोल्शेविक के आंदोलन का प्रमुख कारण था, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था रूस पर। इसीलिए लेनिन पहले बुद्धि लगाया कि हम युद्ध और झगड़ा से पहले बाहर होते हैं। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 रूस और जर्मनी के बीच में हुआ, जो कि रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गए? बाहर हो गए। कौन सी संधि के द्वारा? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे आइए। फिर देखिए लेनिन क्या करते हैं, गिरह युद्ध और लाल सेना का गठन। अर्थात यहां समझिए कि टॉटस्की के नेतृत्व में एक व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया गया, जिसने विद्रोहियों और विदेशी सेनाओं को हराया। दिमाग समझते जाइएगा। टॉटस्की एक व्यक्ति जो विद्रोही थे उसको, क्योंकि देखिए लेनिन को चाहिए सत्ता, तो अब वो काम करेगा कि जो स्थिति है रूस को, उसको सुधारने का प्रयास करेगा। इसलिए जो विद्रोही है उसको दबाने का प्रयास किया, साथ ही विदेशी सेना को भी हराया। तभी तो रूस से विदेशी सेना बाहर जाएंगे ना, रूस से विदेशी सेना क्या जाएंगे? बाहर जाएंगे। ये विदेशी सेना कौन है? अभी आपको मिलेगा, अभी आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है, दिमाग में इतना बैठाइए कि गिरह युद्ध मतलब जो आंतरिक कलह थी, जो विद्रोही था, उसको दबाने का प्रयास किया। और लाल सेना का गठन किया था कौन? टॉटस्की अर्थात लेनिन के द्वारा, और उसी के द्वारा विद्रोही को भी दबाने का प्रयास किया था। फिर यहां देख लीजिए, अब वहां पर आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। पूंजीपति के पास ढेरे पैसा है और जमींदार के पास ढेरे जमीन है, और मजदूर लोग एकदम नीचे ही है। तो फिर वो क्या करते हैं? उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अर्थात सभी बड़े उद्योग, बैंक और रेलवे सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। यही बात समझ लो, कार्ल मार्क्स भी यही कहता था कि जब तक उद्योग जो हैं वो अगर किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में रहेगा, तब तक मजदूरों को बराबर अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा कार्ल मार्क्स के विचार थे ना दूसरे अंतरराष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में जिसमें हुआ था। ठीक है, कि पहले में था, 1864 वाले में ही था। ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में ही कार्ल मार्क्स के ऐसा विचार था। ठीक है, कि जब तक उद्योग है जो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में रहेगा, तब तक श्रमिकों की स्थिति सुधार नहीं होगी। और वही लेनिन के द्वारा किया गया कि बड़े उद्योग, बैंक हैं और रेलवे हैं जो, वो सरकार अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, ये लेनिन के द्वारा काम किया गया। फिर भूमि सुधार भी काम किए गए। भूमि में क्या किया गया? किसानों को जमींदार की जमीन का कानूनी स्वामित्व दिया गया कि नहीं, अब किसान को भी जमीन पर अधिकार हो, क्योंकि जमींदार ही जमीन के मालिक होते थे। किसान सामंतवाद वाली बात याद है ना, तो जमींदार ही किसी जमीन के मालिक होते थे, तो उसमें किसानों का भी अधिकार दिया गया लेनिन के द्वारा। तो यहाँ से किसान की स्थिति सुधरी। और यहाँ देखिए सोवियत प्रणाली लागू किया गया। ये क्या है सोवियत प्रणाली? स्थानीय समिति अर्थात सोवियत के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, सोवियत प्रणाली लागू किए गए, स्थानीय समिति बनाया गया, और उस समिति के द्वारा ही अब सरकारें चली। तो लेनिन कैसे सत्ता को अपने हाथ में ले रहा है, ये दिमाग काम कर रहा है ना, क्योंकि यहां तक भी आपको हम 6 पॉइंट्स बताएं कि लेनिन ने किस तरीके से बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किया और सत्ता अपने ओर खींच रहा है। ये दिमाग काम कर रहा है ना। प्रथम विश्व युद्ध से बाहर कर रहा है रूस को। जितने भी उद्योग हैं, बड़े बैंक हैं या सरकारी रेलवे स्टेशन है, उसको सरकार के हाथों में किया। जमींदार से जमीन दिला रहा है किसानों को। ठीक है, और सोवियत प्रणाली लागू कर रहा है। अस्थायी सरकार जो बोल्शेविकों के द्वारा कब्जा करके उसको तोड़ा गया। तो इस प्रकार लेनिन सत्ता अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रहा है, और लेनिन बोल्शेविक क्रांति के भूमिका निभाएंगे ना सबसे ज्यादा। तो पहले लेनिन के द्वारा यह काम किया गया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम अभी रूस की कहानी पर पहुंचे, तो 2 चीज हम आपको बता चुके हैं। पहली चीज है कि बोल्शेविक क्रांति हुआ क्या है। दूसरी चीज है कि बोल्शेविक क्रांति करने में लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो वो क्या क्या किया लेनिन, कैसे कैसे भूमिका उसका निभाया, जो 6 पॉइंट्स में बताए। तो 2 प्रश्न इन्हें बताए। ठीक है, अब इन्हें देखिए, ये रूस के गिरह युद्ध
क्योंकि हमने पहले ही बोला हाँ कि अस्थायी सरकार के लिए उन्होंने गृह कलह युद्ध को भी समाप्त किया, विद्रोही को भी दबाया था और विदेशी को भी पराजित किए थे, लेनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है, रूस में गृह युद्ध जो चला कब से था, 1918 से 1921 ईस्वी, क्यों हुआ और इसमें कौन कौन से पक्ष शामिल थे? क्योंकि रूस में तो गृह युद्ध हुआ ही था, जार निकोलस द्वितीय बोल्शेविक क्रांति के बाद गृह युद्ध भी तो चालू था ना रूस में, और इसमें विदेशी का भी हस्तक्षेप कुछ ना कुछ था। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा कि रूस में गृह युद्ध क्यों हुआ, इसमें बताइए रूस में गृह युद्ध क्यों हुआ था, ये बताना है। तो अब रूस में गृह युद्ध क्यों हुआ है, जो चीजों को हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसलिए हुआ गृह युद्ध क्योंकि बोल्शेविकों की सत्ता में आने का विरोध कई समूहों ने किया था। पहली बात हमारी समझ लीजिए, क्योंकि एक तरफ जार निकोलस द्वितीय की सरकार गई, लेनिन बोल्शेविक के जो नेता हैं वो सरकार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन रूस की कुछ जनता, कुछ समूह बोल्शेविक में आना ही नहीं चाहते। तो अब एक बात बताइए कि जब बोल्शेविक में भी नहीं आना है, इन्हें जार निकोलस का भी सत्ता गया, तो बीच बीच में ना आप हैं, तो वहां पर तो गृह युद्ध होगा ही ना, आंतरिक कलह तो होंगे ना। तो इसीलिए तो आंतरिक कलह हो रहा है कि जो बोल्शेविकों के दल में भी नहीं आना चाहते हैं और जार निकोलस की सरकार रही नहीं, तो आप जाइएगा कहाँ, तो आंतरिक कलह तो बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आंतरिक कलह बढ़ रहा है। ठीक है, समूह ने किया। इसके पक्ष शामिल क्या क्या थे जो समझिए। उसका पक्ष क्या था कि जो लाल सेना का गठन, अर्थात बोल्शेविक जो समर्थक टॉल्टस्की के द्वारा लाल सेना जो था, टॉल्टस्की के नेतृत्व में बनी इस सेना का उद्देश्य बोल्शेविक सरकार को बचाना था। वो ऐसा बोल रहे हैं, कलह के कारण समझो कि जो टॉल्टस्की ने लाल सेना का गठन किया वो बोल्शेविकों को बचाने का प्रयास पूरी कर रहा, बाकी तो सरकार अच्छा से चलबे नहीं इससे करेगा, ऐसी बात कही जा रही है। और इसीलिए तो आंतरिक कलह अर्थात गृह युद्ध हुआ। दूसरी, सफेद सेना, ये कौन सी कह रहा, सफेद सेना अर्थात समाजवादी और जार समर्थक जो थे, उनका विचार क्या था। देखिए, इसमें वे लोग शामिल थे जो बोल्शेविक को सत्ता से हटाना चाहता था, क्योंकि आंतरिक कलह तो होंगे ही होंगे, क्योंकि टॉल्टस्की का उधर कुछ, बोल्शेविक वाला का कुछ विचार, और जार निकोलस के समय में जो कुछ समूह तो बचे रह गए ना, उसका कुछ विचार। तो वो ये चाहते थे कि बोल्शेविक को सत्ता से हटाया जाए, और पूंजीपति, जमींदार और जार समर्थक तथा अन्य क्रांतिकारी दल इसमें शामिल थे। कौन सेना में, सफेद सेना में। देख रहे हैं ना टकराव रूस में, एक तरफ बोल्शेविक, दूसरे तरफ जार वाला अभी भी मौजूद है, जमींदार पूंजीपति, क्योंकि वो भी तो छोड़ेंगे नहीं है, ऐसे तो मजदूर और श्रमिकों पर सब कुछ नहीं छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे, तो उसका अलगे मांग है। और इसी वजह से तो कलह हो रहा है, अर्थात गृह युद्ध हो रहे हैं। कहाँ, रूस में। ये दूसरी पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट, विदेशी हस्तक्षेप भी थे। अब उस विदेशी हस्तक्षेप में क्या था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ने बोल्शेविकों सरकार को कमजोर करने के लिए सफेद सेना का समर्थन कर दिया। अल्लाह, अर्थात किसको किसको, पूंजीपति को समर्थन कर देगा, जमींदार को, मतलब अमीर अमीरे के न समर्थन करेगा। वही वाली बात हो गया कि जमींदार और पूंजीपति को समर्थन कर दिया विदेश वाला, तो बोल्शेविक ऑटोमेटिक नीचे दबता चला जाएगा गृह युद्ध में। ठीक है, तो ये तीसरी पॉइंट हुआ गृह युद्ध का कारण। देखिए, गुप्त पुलिस, जिसको चेका कहा जाता है, अर्थात यहां देखिए क्या किया गया कि बोल्शेविक सरकार ने चेका नामक गुप्त पुलिस बनाया, जिसमें विद्रोहियों को दबाने के लिए कई कड़ी कदम उठाया। क्योंकि अब बोल्शेविक की सरकार है, वहां पूंजीपति और जो भी उद्योगपति, जमींदार, उसको, उस विद्रोह जो कर रहा उसको दबाने के लिए पुलिस के गठन किया, जिसको चेका कहा जा रहा। जगह जगह पर विद्रोह को भी दबाने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा, बोल्शेविकों के द्वारा। ठीक है, देखिए, गृह युद्ध का अंत भी होता है, तो क्या बोला जा रहा है, गृह युद्ध के अंत में लाल सेना की जीत हुई और बोल्शेविक शासन स्थापित रहा, ये बात निश्चित है, अर्थात लेनिन ही विजय यहाँ पे रहा। ठीक है, तो बोल्शेविकों का जीत हुआ। अब बाकी जो सफेद सेना, अमेरिका, ब्रिटेन, जमींदार, जो पूंजीपति लोग थे, इसकी हार हुई। क्योंकि तभी तो ये चैप्टर समाजवाद कह रहा है बाबू,
रूस में समाजवाद, समाज को वैल्यू दिलाने के लिए लेनिन के द्वारा जो बोल्शेविक क्रांति जो किया गया, उसमें बोल्शेविकों की जीत हुई, अर्थात लेनिन की जीत हुई और जमींदार और पूंजीपति की हार हुई। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब यहाँ से हम सब लगता है कि इसको कल ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोझ लेने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। यहाँ से हम सब कल लेकर के चलेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में पूछिए क्यों? क्योंकि जैसे ही पार्ट 4 में आएंगे तो पार्ट 3 की भी कहानी आपको अवश्य ही सुनाएंगे, अवश्य ही सुनाएंगे आपको। तो फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा, फिर से एक बार रिपीट हो जाएंगे। तो पार्ट 4 का इंतजार कीजिए, और पार्ट 4 में ये क्या खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 4 और इधर मिला जुला करके वही 4 2 6 6 प्रश्न है, तो 4 5 6 3 प्रश्न बचेंगे। ठीक है, तो फिर से इसको हम देखो, इसको कहानी को हम जिंदा रखने के लिए, सिर्फ कहानी को जिंदा रखने के लिए, कि कल हम फिर से बोल्शेविक वाली बातें आपको बता सके, इसलिए हम इसको रोक करके रख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे अभी जिस सुर में हम चल रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है कि इस चैप्टर को निपटा ही देते, लेकिन फिर भी क्योंकि बोल्शेविक की कहानी जब तक हम कल करेंगे नहीं, जैसे एक प्रश्न हम पिछले कार्ल मार्क्स वाला छोड़ के रखे तो आज की है ना, कि कार्ल मार्क्स के 2 अंतरराष्ट्रीय संघ, फिर बोल्शेविक क्रांति हुआ क्यों, बोल्शेविक क्रांति में लेनिन का क्या योगदान था, और फिर गृह युद्ध क्या हुआ, ये सब सभी तीनों चीजों के बारे में हम चर्चा किए। तो बाकी 3 विशेष चीज अगले वीडियो पार्ट 4 में आप इंतजार कीजिए। अब बाकी हल्का सा इधर लग रहा है कि कभी करंट भी आ जाते हैं, ठीक है ना, तो बाकी इंतजार कीजिए पार्ट 4 के, क्योंकि नीचे अभी जमीन जो चप्पल नहीं पहन के क्लास ले रहे हैं, तो शायद हल्का कभी झटका भी इसमें आ जाता है। तो बाकी पार्ट 4 के लिए इंतजार कीजिए, और आपका प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार क्या रहे, बना रहे। ठीक है बाबू, इस छोटे से परिवार पे। चलिए, धन्यवाद।